स्वर्ण नगरी जैसलमेर के पार्ट 1 एपिसोड में आपने देखा था कि जैसलमेर के जाने माने टूरिस्ट गाइड श्यामवीर सिंह जी ने हमें स्वर्ण नगरी के मंदिर पैलेस, नथमल हवेली और पटवा हवेली का विजिट करवाया था। और आज पेश है स्वर्ण नगरी जैसलमेर पार्ट 2। और आज हम देखेंगे श्याम जी हमें जैसलमेर में कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। तो ये पटवा हवेली से जब आते हैं ना, तो यहाँ से बहुत पतली गली से निकलते हुए हम पहुँचते हैं वहाँ गोपा चौक में। अच्छा। और उससे बीच में आती है ये दुकान धनराज राणमल भाटिया। ये बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ एक घोटमा बनता है और वो इतना स्वादिष्ट होता है कि 7 समुंदर पार लोग उसको लेके जाते हैं। तो ये गोपा चौक जैसलमेर का हार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी फेमस होती हैं खाने पीने की। तो आगे मैं वो और भी चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या है। पहले हम लस्सी की दुकान चलते हैं। कुछ जो जैसलमेर की लस्सी कितनी स्पेशल होती है, कैसी होती है, वो आपको हम आइए, ये दुकान है, इस पर लस्सी मिलेगी आपको। तो हम आ गए ये लस्सी की दुकान जो भाटिया जी की दुकान है घोटवे वाली, उसके पास में है। और हम आपसे लस्सी पीना चाहते हैं, वो जैसलमेर की बहुत फेमस लस्सी हो तो ही पिलाना, अदरवाइज नहीं। दुकान है। अच्छा, लस्सी बनाते हैं 35 सालों से। चलिए टेस्ट कराइए। तो यहाँ की लस्सी की खास बात क्या है कि ये जो दूध को है ना, गाय का दूध होता है थार पार कर, उसको जमाया जाता है तो बहुत गर्म करने के बाद में, और है जिसमें पानी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं होता, इसीलिए ये स्वादिष्ट, इसमें घी बहुत होता है। माखड़िया लस्सी इसको इसीलिए कहा जाता है। तो ये देखिए, ये इसमें ये पीले कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये गाय है ना यहाँ की, वो सेवड़ घास खाती है और उसके बाद में उनका दूध और घी पीले कलर का हो जाता है। तो ये अपने आप में स्वाद इसलिए इसमें कि वो थार पार कर गाय का दूध होता है। अगर दूसरे दूध से बनाओगे तो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। देखूँ मैं इसको? हाँ बिल्कुल, आप चेक कीजिए, इसको देखिए। और हमारे जो कैमरामैन है उनको देखिए, वो भी इसका, कन्हैया जी देखिए आप भी टेस्ट कीजिए कैसी है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये लस्सी पीने की नहीं है, ये खाने की है। खाने की है, नहीं, इसकी गाढ़ी है ये। हाँ। तो हम देखते हैं कैसी है। क्या क्या मिलाया आपने? अंदर दही है, क्या है? दही है, दही है, केसर है और गुलाब जल है। अच्छा, कितने रुपए की देते हैं आप ये? 40 रुपये ग्लास। 40 रुपए के 1 गिलास। चलिए पी के देखते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पूरा मलाई खा रहे हों। बहुत ही अच्छी है। और जो भी पर्यटक आते हैं, ऐसा जयपुर में हम खाते हैं श्रीखंड, लगभग वैसा सा स्वाद है। वो थोड़ा अधिक गाढ़ा जमा होता है, ये थोड़ा कम गाढ़ा। बहुत बढ़िया, मजा आया। तो फाइनली हम गोपा चौक जो जैसलमेर का हृदय स्थल है, महाराज जी इसको हम हृदय स्थल कहते हैं। हनुमान चौराहे के बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह ये चौराहा है। और इस चौराहे पर आए कोई टूरिस्ट और यहाँ फतेह की कचौड़ी पर आए तो अधूरा आना। ये बहुत ही फेमस हो चुकी है, बहुत हाइजेनिक है, आप कितनी खा लो ये कभी नुकसान नहीं करती है। हाँ, बहुत ही साफ सफाई से बनाई जाती है और हर समय आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। और ये 1 बजे 2 बजे से बाद में नहीं मिलेगी, दिन में मिलती है, दोपहर के बाद। ये जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले जो सिल्क रूट था ना, यहाँ से कारवां गुजरते थे तो यहाँ पर टैक्स वसूला जाता था इसी जगह पर, उन कारवां से। इसी से राज परिवार का खर्चा, मतलब राज की इनकम यहीं से ज़्यादा होती थी। तो ये सिल्क रूट का टैक्स वसूलने वाली यहाँ ऑफिस थी, वो अभी टूट गई है, लेकिन अभी पुरानी बिल्डिंग जिसमें वो अधिकारी रहते थे वो अभी भी है। तो ये इसी के बाद हम बस ये किला है और हम चलते सीधे सोनार किला देखने। तो आपको दिखाते हैं सोनार किला जैसलमेर का। तो ये है सोनार किला का प्रवेश द्वार। यहाँ से एंट्री करते हैं, इसका नाम है अक्षय प्रोल। तो यहाँ से शुरुआत हुई है किले की और इसके बाद में अभी 3 गेट और ऊपर आएंगे। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, तो लास्ट में हम हवा प्रोल के बाद पहुँचते हैं राजमहल। तो वो राजमहल नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको इसकी किले की कुछ इतिहास शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये जो किला है ये 12 जुलाई 1156 को बनवाया था महारावल जैसलदेव ने। ये एक पहाड़ी है, त्रिकुट, पहले पुराना नाम इसका त्रिकुटगढ़ हुआ करता था। और इस पहाड़ी को सपोर्ट के लिए पहला बॉल, दूसरा बॉल सैनिकों की सुरक्षा के लिए, और लास्ट में बुर्ज हैं इसके। उन बुर्जों का इस्तेमाल सैनिकों के लिए किया जाता था। सामने राजा का महल है और रानी का महल है, छतरी वाला। तो राज परिवार 1885 तक इसी किले में यहीं पर निवास करता था। इस किले के अंदर जैन मंदिर हैं, महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और सिटी व्यू
तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी दुकानें। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस किले के अंदर लगभग आज भी 3,500 लोगों का निवास स्थान है, लोग रहते हैं, बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, सब कुछ है इस किले के अंदर, पूरा बाजार है। आइए आपको पूरा किला विजिट करा देते हैं। देखिए ये है सूरज प्रोल, और सूरज प्रोल से पहले मैं आपको एक ऐतिहासिक स्थल दिखाने लाया हूँ। और मेरे ये यहाँ पर आइए, देखिए इधर ये 3 पत्थर आगे लगे हुए हैं और पीछे एक शिलालेख लगा हुआ है। ये जो 3 पत्थर हैं ये हमारे महाराजा थे दुर्जन साल और 2 उनके भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, तो ये तीनों ही युद्ध में मारे गए थे। और युद्ध क्यों हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपने पद्मावती का नाम सुना होगा। पद्मावती यहीं की राजकुमारी थी, शादी हुआ था चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल के साथ। देखिए आपने जो पद्मावती का इतिहास पढ़ा होगा उसमें कई कहानियाँ पढ़ी होंगी आपने, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि पद्मावती बहुत सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त करना चाहता था। आज मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। असली कहानी ये थी कि देखिए हमारे महाराजा थे दुर्जन साल, उनके छोटे भाई थे पुण्यपाल, उनकी पुत्री थी पद्मावती। तो पुण्यपाल जो महाराजा थे वो जो सेहल प्रदेश, जो तन्नौट के आगे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर रहा करते थे। पद्मावती का जन्म वहीं हुआ था। और जब पद्मावती बड़ी हो गई तो उसकी शादी वो किसी राजा महाराजा के साथ करना चाहते थे। और जब कोई राजा महाराजा तैयार नहीं हुआ तो रतन सिंह रावल ने कहा कि आप हमारे यहाँ पद्मावती की डोली भेज दो, हम शादी कर लेंगे। तो जो पुण्यपाल थे उन्होंने पद्मावती को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। रतन सिंह रावल ने चित्तौड़ में शादी कर ली। उस समय केंद्रीय सरकार में था अलाउद्दीन खिलजी। वो इससे बहुत नाराज हो गया और चित्तौड़ को और जैसलमेर को, दोनों को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया था। ऐसा यहाँ हाथों का लिखा हुआ इतिहास बताता है। तो देखिए जो ये समाधियाँ तीनों उसी समय की बनी हुई हैं। जुंझार हो गए थे हमारे महाराजा, इस जुंझार चौतड़े के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए आप इसमें देख सकते हो, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो महाराजा थे दुर्जन साल, उनका सर कट गया था, फिर भी 4 घंटे तलवार चलाई थी। तो पद्मावती का जो जौहर हुआ था वो चित्तौड़ में किया था, और यहाँ की रानियों ने भी जौहर किया था, वो जौहर स्थल ऊपर है। तो ये ऐतिहासिक कथा जैसलमेर से जुड़ी हुई है पद्मावती की। तो चलिए चलते, एक चीज़ और दिखा दूँ। देखो ये एक बुर्ज दिखाई दे रहा है, ये स्पेशली एक बुर्ज बनाया गया था। और महाराजा इसमें मौत की सज़ा सुनाते थे ना, तो इसके अंदर आदमी को डलवा दिया जाता था, वो मर जाता था। ये राजा के समय का जेल हुआ करता था। एक इतिहास और इस जेल में लिखा गया, अमर शहीद सागरमल गोपा, देखिए उनकी शहादत का दिवस 4 अप्रैल 1946 का। तो जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे जैसलमेर के जो एक हमारे सागरमल गोपा जी हुए हैं, उनको इसी जेल के अंदर जलाकर मार दिया गया था। अंग्रेज़ों ने उनके साथ ये कुकृत्य किया था, और ये हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही सहयोग किया था। तो ये ऐतिहासिक जेल है। तो आगे चलते हैं अगले गेट, जो कि हम इसको सूरज प्रोल के नाम से जानते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और सूरज प्रोल को हम वेलकम गेट भी कहा जाता है। देखिए वेलकम गेट मतलब कोई भी मेहमान आता था तो यहीं पर उसका वेलकम किया जाता था। तो ये सूरज प्रोल इसलिए कहा जाता है, देखिए अभी सुबह का समय है, सूरज वहाँ निकलता है तो पहला किरण सूरज का यहीं पड़ता है। और सबसे सुंदर गेट, सबसे अच्छा गेट यही बनाया गया है। देखिए मैं आपको बताऊं इस किले की सुरक्षा की कितनी बड़ी व्यवस्था है। पहले जो आक्रमण होते थे किले के ऊपर, वो देखिए यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे गेट बंद करके, और अटैक होता था तो आक्रमण हाथियों से गेट तोड़वाते थे। अगर उस गेट को हाथी तोड़ दे और आगे आ रहा हो तो हाथी को कैसे रोकेंगे? तलवार भालों से हाथी नहीं रुक सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऊपर पत्थर रखे गए बड़े बड़े, तो उसके आगे गिराए जाते थे, फिर भी हाथी नहीं रुकेगा। तो अगला गेट तोड़ने के लिए एकदम उसको टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगला गेट है वो एकदम घुमावदार बना दिया है, और हाथी घूमेगा, स्पीड कम हो जाएगी, गेट नहीं टूटेगा। इसीलिए इस किले को आक्रमण करके कोई जीत नहीं पाया, तो इसको सीज कर देते थे। और जब मजबूरी में राजाओं को बाहर आना पड़ता था, युद्ध होते थे, इसी तरह से इस किले को कई बार जीता गया है। बाकी डायरेक्ट अटैक करके ये किला कभी जीता नहीं गया है। तो चलिए चलते हैं अगले गेट पर। और देखिए ये गेट कितना घुमावदार है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 डिग्री पर इस गेट को घुमाया गया है। कारण वही था कि हाथी आएगा दौड़ करके और गेट एकदम से घुमावदार होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, गेट में टक्कर मारेगा, गेट नहीं टूटेगा। तो इसीलिए इसको एकदम से टर्न 30 डिग्री से भी कम का ये एंगल है यहाँ पर। और ये देखिए ये गेट है ना सबसे पुराना है। अगर हम नंबर के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो 3रे नंबर का गेट है।
और उम्र के हिसाब से पहला गेट है, यानी किले का फाउंडेशन गेट। किले का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ था 12 जुलाई 1156 को महारावल जैसल देव ने यहाँ से फाउंडेशन किया था। अगर आप मेरे पीछे दीवार देखोगे गौर से तो इसके अंदर ना आपको सीमेंट नजर आएगा, ना चूना, ना पानी, पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन है। इन दीवारों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी दीवारें किले की कुछ नहीं है इसके अंदर, तो पूरा इंटरलॉक सिस्टम से एक किला बनाया गया है। और इसीलिए आज इसको 850 साल हो गए। देखो सीमेंट की लाइफ ज़्यादा होगी 150-200 साल, चूने की भी इतनी होती है 200-250 साल, उसके बाद वो बिखरना गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए किले का आज तक भी कुछ नहीं बिगड़ा और हजारों साल तक ये किला खड़ा रहेगा। चलिए चलते हैं अगले गेट पर, आगे अंतिम गेट आएगा हवा प्रोल। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम सामने देख रहे हैं ये है हवा प्रोल, इसको विंड गेट भी कहा जाता है। तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे हवा प्रोल इसलिए कहा जाता है कहीं हवा नहीं हो, आप उस गेट के बीच में खड़े हो जाएंगे, 24 घंटे हवा आती है ठंडी, इसीलिए इसको हवा प्रोल कहा जाता है। आइए नज़दीक से दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये सामने विंडो है षटकोणीय और इसका नाम है रणभेरी। पुराने समय में जब किले पे आक्रमण होता था तो यहाँ से सूचना दी जाती थी। यहाँ एक बहुत बड़ा नगाड़ा रहता था और उसको बजा दिया जाता था, उसकी ध्वनियाँ अलग अलग होती थी। युद्ध के समय जो उसकी ध्वनि होती थी तीखी और तेज होती थी, फास्ट होती थी, लेकिन शुभ समाचार अगर कोई देना है तो उसकी मीठी और कानों को न चुभने वाली ध्वनि जब नगाड़े से बजती थी लोग समझ जाते थे कि कोई शुभ समाचार है। लेकिन तीखी कर्कश ध्वनि होती थी, लोग समझ जाते थे किले पर कोई खतरा आया हुआ है। उस समय हमारे जो सैनिक अलर्ट हो जाते थे, लोग छुप जाया करते थे, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये पहले सूचना देने के काम आती थी, जिसका रणभेरी कहते हैं। देखिए अभी हवा आ रही है बड़ी तेज, क्योंकि हवा प्रोल पर खड़े हैं और इस गेट का नाम इसीलिए हवा प्रोल रखा गया क्योंकि 24 घंटे यहाँ से हवा बड़ी तेज़ी से आती रहती है। इसी गेट के ऊपर राजमहल बना हुआ है। तो ये सब किले का आखिरी गेट था और इसके बाद हम किले के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि लिविंग फोर्ट है, वो गलियाँ दिखाएंगे, लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या है इसमें, वो सब हम आगे अब दिखाने वाले हैं आपको। चलिए दशहरा चौक आने वाला है इस गेट के बाद में, वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हमने 4 गेट पार करके किले के बीच में खड़े हैं। ये दशहरा चौक है किले का और इस किले का मेन स्क्वायर है। यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसीलिए इस किले को ये जगह छोड़ी गई है और बाकी किले में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर मेरे सामने आपको दिख रहा होगा ये राजमहल है, राजा का महल। और देखिए इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है, जाली झरोके बहुत ही खूबसूरत बनाए, सजाए गए अच्छी तरह से। इसके पास में ही है रानी महल, दोनों में बड़ा ही अंतर आपको नज़र आएगा। राजा के महल में बालकनी है, रानी के महल में बालकनी नहीं होता, क्योंकि पुराने समय में जो पर्दा प्रथा थी रानी देखना अलाउ नहीं होता था, इसीलिए इसको बिल्कुल बंद बनाया गया है। छोटे छोटे छेद हुए, रानियों को बाहर दिखेगा लेकिन बाहर से हम अंदर रानियों को नहीं देख सकते। ये बच्चों के लिए हुआ करता था, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। तो ये इस किले के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया वो अभी हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, वो मार्बल का सीट है, सीढ़ियाँ हैं। पुराने समय में दशहरे का फेस्टिवल यहाँ होता था, उस दिन राजा वहाँ पे बैठते थे और वो पुराने जो जमींदार लोग होते थे वो सीढ़ियों पे पद के हिसाब से बैठा करते थे। और गेट के दोनों तरफ आपको बहुत सारे हाथों के निशान दिखाई दे रहे होंगे। वहीं पर जौहर कुंड है, जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था तो वहाँ पर जौहर हुए थे। पहले आपको जौहर कुंड लिए के चलता हूँ, वहाँ पर जौहर कुंड है वो दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम आ गए, ये जौहर कुंड है। यहाँ पर इसी जगह पे जौहर हुए थे जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर ये 17 हैंड प्रिंट देख रहे होंगे, ये उन रानियों के हाथों के निशान है। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और जब अनाज पानी ख़त्म हो गया, राजा युद्ध करने गए, तो उस समय सूचना मिली कि दुश्मन किसी भी समय महल में घुस सकता है। तो रानियों ने इसी जगह पर अग्नि जलाकर एक एक करके गेट से यहाँ पे जंप कर गई थी। तो 17 हैंड प्रिंट उनकी याद में बनाए गए, इनका वो पूजा होता है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा,
मैंने आपको बताया था ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं हमारे महाराजा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ एक मेगाडंबर छत्र है, वो यहाँ पे रखा हुआ है इसी किले के अंदर, और वो लगभग 5,500 साल पुराना है, द्वारिका से आया हुआ, मतलब कृष्ण भगवान की निशानी आज भी यहाँ पे मौजूद है। इसके ठीक सामने चामुंडा मंदिर है। चामुंडा का टेम्पल देखिए, जब युद्ध होते थे तो यहाँ पर पूजा अर्चना करके जाया जाता था। दशहरे के दिन पहले यहाँ पर बलि होता था, आजकल बलि यहाँ पे नहीं होता है। एक बिल्डिंग और देख रहे होंगे, इधर देखिए, वो कोर्ट का बिल्डिंग था, यहाँ पर फैसले सुनाए जाते थे। इसी के आगे एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक कुआं है, ऐसा कहा जाता है वो कृष्ण भगवान का बना हुआ है। तो वो मैं जो कुआं है मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ। कब बना था, कैसे बना था, वो कुएं का इतिहास और मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए जैसल कूप। ये बहुत पुराना कुआं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान और अर्जुन जब मथुरा से द्वारिका के लिए जा रहे थे तो जैसलमेर, ये मतलब नहीं था पहले, तो इस पहाड़ी के ऊपर भी आए थे। तो यहाँ पर डेजर्ट का एरिया था, तो उस समय अर्जुन को बहुत प्यास लगी थी, कहीं पानी नहीं मिला, तो कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कूप का निर्माण कराया था। बाद में इसको ढक कर के पत्थर से चले गए थे और भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में हमारे जो वंशज यहाँ पर आएंगे और इसी पानी के कारण इस किले का निर्माण करेंगे। तो जब जैसल देव इस पहाड़ी का चयन किया था, क्योंकि यहाँ पर पानी था, इसीलिए इस किले का निर्माण हो सका। तो पहले जो पीने के काम आता था इस कुएं का पानी, आजकल इसका पानी पीने के काम नहीं आता है। श्याम जी, ये तो बहुत ही सुंदर किला आपने हमें दिखाया। जैसलमेर में और कोई खास बात है क्या? हाँ। कहते हैं कि जैसलमेर में पानी की बहुत कमी थी, क्या यहाँ कोई ताल तलैया भी है? बिल्कुल। अब इस किले के बाद हम आपको उसी स्थान पर लेके चलता हूँ जो कि जैसलमेर के लिए जीवनदायिनी गड़ीसर सरोवर है। तो आइए चलते हैं गड़ीसर सरोवर। इस किले को देखने के बाद सबसे जो हमारे जैसलमेर की खास लेक है, गड़ीसर लेक, यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ से ऑटो से हम जाएंगे, ऑटो के द्वारा, और पैदल भी जा सकते हैं, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी है, हम थक भी गए, तो हम ऑटो से चलेंगे। सोनार किले से गड़ीसर जाते वक्त मुझे ये बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा है जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी। एक बात आप भी जानते हैं कि जब भी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो उसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमें किसी गाइड को हायर करना होता है, लेकिन मन में एक भय होता है कि गाइड कौन है, हमारे पास उसका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं है ना। लेकिन जैसलमेर में एक सोसाइटी बनी है जिसमें सारे जो गाइड हैं वो रजिस्टर्ड हैं। आप यहाँ आइए और रजिस्टर्ड गाइड को अनुबंधित करिए, उसके साथ जैसलमेर की हर टूरिस्ट प्लेस का आनंद लीजिए। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये आपका जो सोसाइटी है ये कैसे काम करती है? देखिए सर, पहले क्या था कि हमारी सोसाइटी नहीं थी, तो जो भी पर्यटक आते थे उनमें अनऑफिशियल गाइड भी चले जाते थे, पता नहीं लगता था, और फीस मनमानी लेते थे, और कितना क्या घुमाएगा ये भी पता नहीं है, बीच में आधा अधूरा बता दे। तो यहाँ से ये हमारी वेलफेयर सोसाइटी गाइडों की भलाई के लिए, टूरिस्टों की भलाई के लिए, दोनों के लिए काम करती है। देखिए, यदि आप यहाँ से गाइड हायर करते हो, एक तो आपसे फीस जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड फीस है वही लगेगी, दूसरा यहाँ का जो गाइड जाएगा वो ट्रेंड गाइड है, उसको ट्रेनिंग दी गई है और वो पूरे मोनूमेंट घुमाएगा, आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। और दूसरा फायदा ये है कि आप जब तक वापस घूम के रिव्यू नहीं दोगे कि इसने कैसा विजिट करा है, तब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं। तो आपको बीच में अगर ऐसा लगे कि शायद हम गाइड और हमें दूसरा जरूरत है तो चेंज भी कर सकते हो, और पसंद नहीं आए तो आपका पैसा भी रिटर्न होता है। इतनी गारंटी हमारा ये सोसाइटी देता है। इसीलिए जितने भी पर्यटक हमारे जैसलमेर में आते हैं वो ज्यादातर गाइड यहीं से हायर करते हैं अच्छे विजिट के लिए। एक चीज और जाते जाते आप हमारे पर्यटकों को किस तरह से तसल्ली दिलाएंगे कि ये जो आपकी सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड या गवर्नमेंट की ही है? हाँ, देखिए, जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर और जो हमारा गाइड जाएगा उसके पास में लाइसेंस रहेगा, अप्रूव्ड लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस का नंबर रहेगा, चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, और बिना लाइसेंस का गाइड यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये पूरा सेटिस्फैक्शन के बाद ही उसको हम भेजते हैं, पूरा यहाँ पर तसल्ली के साथ विजिट करने के बाद ही उसको पेमेंट मिलता है, पूरी गारंटी रहती है अच्छे विजिट के लिए। तो ये सब, ये देखो, ये लाइसेंस रहता है, सबके लाइसेंस दे रखे हैं। तो अनऑफिशियल गाइड बिना लाइसेंस वाला आप ना ले जाएं, यहाँ आकर के सोसाइटी पर आइए और यहाँ आपको
अच्छा विजिट करना है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस ले जाएगी, सारे ट्रेंड गाइड है। अब आप हमें गड़ीसर दिखाइए। चलिए सर चलते हैं गड़ीसर लेक पर, ऑटो करेंगे, ऑटो से चलेंगे क्योंकि हम थक भी गए काफी, हम घूम लिए, किला घूमा, तो यहाँ से हम ये टुक टुक में चलेंगे। ठीक है सर, चलिए चलते हैं टुक टुक। तो ये टुक टुक का आनंद जैसलमेर में लेना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है सर। तो जैसलमेर में देखो बड़ी गाड़ियों में हम बहुत सफर करते हैं, लेकिन टुक टुक में सफर करने का अपना आनंद ही अलग है। तो आइए हम सफर करते हैं इस टुक टुक में। तो टुक टुक का आनंद ले रहे हैं इस समय हम गड़ीसर जाने के लिए। और जैसलमेर में देखो बड़ी गाड़ियाँ क्योंकि गलियाँ पतली हैं और शॉर्ट डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो बड़ी गाड़ी जब हम लाते हैं ना तो वहाँ जगह प्रॉपर जगह पर हमको नहीं पहुँचा सकते। लेकिन अगर हम इस टुक टुक से घूमेंगे ना तो दो फायदे हैं, एक तो हमारा खर्चा कम लगता है और एक जगह टुक टुक छोड़ के दूसरा हायर करते हैं ना तो हम मन मर्जी से जितनी देर चाहे घूम सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और इसका सवारी का आनंद तो अनुभव अलग ही है। तो अभी आए ना हम, ये घाट अलग है, ये घाट अलग है, ये महेश्वरियों का घाट है, यहाँ से उनके यहाँ पानी जाता था। तो अलग अलग घाट इस चारों तरफ बने गए, कुछ नए घाट बना दिए गए हैं इस पर। यहाँ पर क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है अभी खास तौर से धर्म को लेकर के? हाँ देखिए, पूजा पाठ के लिए जो बाहर से यात्री आते थे ना पहले, तो एक तो उनके ठहरने के लिए, और जो श्रीमाली समाज जो पूजा पाठ करते हैं ना वो सारे यहीं पे रहते थे। तो किसी को शहर में पूजा करानी है तो इसका पानी पवित्र माना जाता है, उसको भर के ले जाते और यहीं से वो पूजा पाठ करने वाले जाते थे। दीप प्रज्वलित करने का भी कुछ काम होता हाँ, यहाँ पर जो एक कार्यक्रम होता है दीपदान, और एक होता है हमारा जो वो तीज का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। तो ऐसे एक मेला भी लगता है बड़ी तीज का। तो यह काफी मेले वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये जैसलमेर के लिए। मेरे साथ इस समय है शिल्पा जी। आप आई हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। शिल्पा जी, आपने जैसलमेर घूमा है, कैसे लगता है आपको राजस्थान में खास तौर से जैसलमेर घूमना? बहुत अच्छा लगा। कुंडलगढ़ किला और जैसलमेर किला थोड़ा ही देखा है मैंने, पर बहुत अच्छा है, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है और दूर से भी अच्छा लगता है। ज्योग्राफिकली महाराष्ट्र डिफरेंट है राजस्थान से, और जैसलमेर तो एकदम डिफरेंट है राजस्थान से भी। आप बताइए साहब, आपको कैसा लगा है जैसलमेर? आप पहले आए कभी? नहीं, राजस्थान तो हम पहली बार आए हैं, और अलग अलग जो जियोलॉजिकल कंडीशंस है वहाँ घूमना अच्छा लगता है। हम जहाँ रहते हैं वो पूरा हिली पार्ट है थोड़ा, और ये जैसलमेर तो एकदम थोड़ा रेगिस्तान हॉट ऐसा मिक्स है। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा गर्मी की वजह से परेशान है, लेकिन ये बाकी जो है उसके सामने गर्मी कुछ नहीं है। शिल्पा जी, रेगिस्तान का नाम सुनते ही यूँ लगता है जैसे डेजर्ट होगा, सैंड ड्यून्स होंगे। यहाँ है सैंड ड्यून्स जैसलमेर में, लेकिन आपके सामने इतना सारा पानी, क्या फीलिंग आ रही है? वो तो अलग लग रहा है, हमारी इमेज थोड़ी अलग थी आते वक्त और जाते वक्त अलग है, अच्छा लग रहा है। श्याम जी, पीछे जो दृश्य है वो बहुत ही आनंदित करने वाला है, मन को मोहने वाला है। बिल्कुल, ये जैसलमेर की सबसे खूबसूरत जगह, और खूबसूरत इसलिए कि इस विशाल रेगिस्तान के बीच में एकमात्र बड़ी झील जैसलमेर का गड़ीसर लेक ही है। और देखो सर, मैं बताऊं आपको, शाम के समय अगर सुकून चाहिए तो आप इस लेक पे आ जाओ, तो ऐसा फील होता है कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग घाट नजर आ रहे हैं, बीच में छतरियां नजर आ रही हैं, इनका अपने आप में एक इतिहास है। तो बीच में जो छतरियां देख रहे हैं ना सर आप, तो ये देखिए जो है ना, वहाँ पर ये नृत्य होता था शाम को, महाराजा आते थे रात के समय, तो वो नृत्य के लिए बनाई गई थी और यहाँ से बैठ के देखा करते थे। और रानियों के लिए अलग से वो बनाई गई थी, वो टूट गया ऊपर का हिस्सा। तो ये शाम के समय जो राजा महाराजाओं के लिए एक मनोरंजन की जगह हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे जो पर्यटक बहुत सारे आ रहे हैं, वो अपने खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है।
और ये मैंने बताया जैसा कि पीने के पानी काम आता था, अभी हम इसका यूज नहीं करते हैं। आज जुलाई के महीने में हम यहाँ हैं, बहुत ज्यादा उमस या ह्यूमिडिटी है, बावजूद उसके ये जो स्थान है ये मन को बहुत बहुत ज्यादा छू गया है। हाँ बिल्कुल, और जो पर्यटक आते हैं ना वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमें तो आश्चर्य होता है। हम तो सोच रहे थे कि जो सहारा का मरुस्थल है इतना विशाल, ये भी 7वां विश्व का विशाल मरुस्थल है, इसके बीच में इतनी बड़ी झील होना, और खास बात यह कि कभी इसको किसी ने सूखा नहीं देखा है, इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। थोड़ी भी बारिश हो जाए तो ये लगभग फुल हो जाता है। तो इसका जो कैप्चरिंग एरिया है पीछे ये बहुत बड़ा है, इसके कारण ये कम पानी में ही, बारिश में भी ये फुल हो जाता है। तो ये हमारा जैसलमेर का जो विजिट था, मुख्य जगह हमने दिखा दी है, और ये इसके बाद में पर्यटक जाते हैं खाना वगैरह खा के, फिर शाम को सब निकल जाते हैं, उसके बाद तन्नौट माता और बॉर्डर देखने चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जैसलमेर का विजिट एक दिन में जैसलमेर हो जाता है, दूसरे दिन में आउटसाइड हो जाता है। तो ये 2 दिन का कंप्लीट लगभग विजिट है तो ये जैसलमेर का। तो आप सब ने ये जैसलमेर का विजिट हमने बोरा जी के साथ किया, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। समय समय पर हम और भी स्थानों को आपको दिखाते रहेंगे, और मुझे लगता है कि जैसलमेर कॉलिंग के बाद में ये हमारी दूसरी सीरीज है आपने जो की है, और बहुत सारे अगर डिटेल वीडियो जैसे कि किले का है, सोनार किले का, और पटवा हवेली, नथमल हवेली, सबका जो आलिशान क्रिएशन के ऊपर उपलब्ध हैं। तो चाहो वहाँ जाकर के हर चीज़ का डिटेल आपको जरूर मिलेगा। तो अब सबसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।